नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। रात 10 बजे में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। उदयपुर की घटना के विरोध में कल छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान कर दिया। इस बंद का समर्थन छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया है। इस बंद में दवा दुकान, पेट्रोल पंप, फल और सब्जी की दुकान, आपातकालीन सेवाओं को बाहर रखा गया है। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार बंद का असर जो है स्कूलों पर नहीं पड़ने वाला। सामान्य दिन की तरह स्कूल जारी रहेंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि जिस बर्बरता से कन्हैया की हत्या की गई, उसकी मंशा हिंदुओं में डर फैलाने की है। भाजपा इसका पुरजोर विरोध करती है। सरगुजा जिले में जहां पुलिस अलर्ट पर है, वहीं विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ भाजपा नेता शांतिपूर्ण तरीके से नगर बंद का ऐलान कर रहे हैं। घटना हुई है, इसकी बहुत निंदा करते हैं हम लोग और बहुत ही कड़ा विरोध करते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक बैठक हुई थी, जिसमें हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी और जितने भी हमारे साथ संगठन जुड़े हुए हैं उन सबके पदाधिकारी आज चैम्बर भवन में थे और सब ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि कल ये बंद का समर्थन करते हैं। एकमात्र उद्देश्य है उदयपुर की घटना में कन्हैया की जो निर्मम हत्या की गई। विश्व हिंदू परिषद ने 2 जुलाई को पूरा संपूर्ण प्रदेश बंद का आह्वान किया है। कन्हैया लाल की जो हत्या मोहम्मद गौत और रियाज के द्वारा की गई है, ये उसके विरोध में कल का बंद हमने आयोजित किया। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनय, कल बंद का आह्वान किया गया है, बताएं इसका क्या क्या असर पड़ सकता है? देखिए, 2 दिन पहले ही रायपुर में बजरंग दल की तरफ से एक आंदोलन किया गया था, एक प्रदर्शन किया गया था, जिस दौरान ये ऐलान किया गया था कि 2 जुलाई को छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। इसी के जो परिप्रेक्ष्य में इन्होंने एक मांग की थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कि उनका भी समर्थन मिले। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इसी जो पत्र मिला था उनका विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल की तरफ से, उसमें जो सभी जो व्यापारिक संगठनों को उनके साथ बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो बैठक जो बंद है, जो बंद का आह्वान किया गया है, उसको दोपहर 2 बजे तक उसका समर्थन रहेगा। यानी दोपहर 2 बजे तक सारी दुकानें न केवल रायपुर की बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की बंद रहेंगी। इसमें आपातकालीन सेवा, जिसमें दवा दुकान हो गया, अस्पताल हो गए, फल सब्जी जो दुकानें हैं वो बंद गई, जो स्कूल है वो उसको छोड़ दिया, पेट्रोल पंप को, इन सभी इनके जैसे आपातकालीन जो सुविधाएं हैं इनको छूट दे दी गई है। सरकार की तरफ से जो डीओ है उन्होंने कहा है कि स्कूल हम किसी तरह से बंद नहीं करेंगे। हालांकि जो निजी स्कूल जो संचालक है वो सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए उन्होंने कल जो पालक है उनको मैसेज भेज के स्कूल बंद होने की जो सूचना है वो दे दी है। इसका मतलब है जो निजी स्कूल है वो बंद रहेंगे, सरकारी स्कूल जो है वो खुले रहेंगे। जो सरकारी जो कार्यालय है उनमें शनिवार और रविवार को जो अवकाश रहता है वो जारी रहेगा। इसके कारण से इस वजह से जो कल सरकारी जो कार्यालय है वो बंद रहेंगे। नगर निगम जैसे आपातकालीन सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी। तो इस तरह का पूरी तरह से बंद रहेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये भी कहा है कि जो बस्तर के कुछ जो जिले हैं जहां पर पहले से बंद चल रहा था उनको बंद से बाहर रखा गया है। वो अगर जिला स्तर पर चाहे तो बंद रख सकते हैं, नहीं तो अगर उनका बंद का समाप्त करने का निर्णय है तो उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी तरह से उन पर दबाव नहीं डालेगा। लेकिन उसके अलावा जो सभी जो प्रदेश भर के जो जिले हैं उनमें बंद के लिए कह दिया गया है। चलिए, शुक्रिया आपका विनय इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा विनय बता रहे हैं कि कल के बंद को लेकर चैम्बर का समर्थन है। 2 बजे तक सारी दुकानें बंद रहेंगी। दवाओं की दुकानें, पेट्रोल पंप और अनिवार्य सेवाओं को हालांकि इससे बाहर रखा है। जीएसटी के 5 साल पूरा होने पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया। जीएसटी को लागू हुए आज 5 साल पूरे हो गए। इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ से केंद्र को 45,784 करोड़ रुपए का जीएसटी मिला। ये कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि कोरोना काल में भी इसकी रफ्तार थमी नहीं। आज जीएसटी के 5 साल पूरा होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया। बघेल यहीं नहीं रुके, आगे तंज भरे अंदाज में लिखा, केंद्र सरकार ऐसी जीएसटी लाई जो सिर्फ उनके मित्रों को भाई, न जनता की समझ में आई न उनके खुद की समझ में आई।
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान कई जगह विवाद और हिंसक घटनाएं दिखी। भिंड के रानी विरमा गांव में मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान को लेकर सरपंच पद प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए और लाठी डंडे चले। रोजगार सहायक समेत 4 लोग जख्मी हो गए। सिंगरौली के पुरैल गांव में मतदान केंद्र पर ग्रामीणों और जनपद सदस्य प्रत्याशी के समर्थकों के बीच में झड़प हुई, तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई। निवाड़ी के पनिहारी गांव में बूथ क्रमांक 2 पर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। मामले में 3 युवकों पर केस दर्ज हुआ। खरगोन के बड़वा में मतदान केंद्र पर दिव्यांग को रोके जाने को लेकर बीजेपी नेताओं ने विरोध किया। गुना में नारायणपुरा पोलिंग बूथ पर असामाजिक तत्वों ने जमकर हंगामा किया। उधर हटा के रमपुरा में पुलिसकर्मी से विवाद के बाद ग्रामीणों ने मतदान केंद्र बंद कर दिया। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद यहां दोबारा पोल शुरू हो पाया। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा वोटर्स ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हुआ। आज 47 जिलों की 106 जनपद पंचायतों की 7,661 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर 3 बजे तक जारी रहा। निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय अवकाश भी रहा। मतदान के ठीक बाद केंद्र पर ही मतगणना हुई। मतदान के लिए कुल 23,988 मतदान केंद्र बनाए गए थे। आपको बता दें, दूसरे चरण में 1 करोड़ 31 लाख 44,027 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पुनर्मतदान की स्थिति न बने, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदान दलों को आवंटित मतदान केंद्र में मतपत्र उपलब्ध कराए जाएं, ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो। इसके पहले के चरण में कुछ गड़बड़ियां सामने आई थी। दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव में ऐसी स्थिति न बने, इस पर खास ध्यान दिया गया। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ग्वालियर में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने वचन पत्र जारी किए। बीजेपी ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के सहारे एक बार फिर प्रदेश के सभी निगमों पर जीत का दावा किया। सांसद डॉक्टर विवेक शेजवलकर ने कहा, सरकार ने 18 साल में जो विकास किया उसका लाभ हमको मिलेगा। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में 10 साल की कार्य योजना बनाई है। रोजगार और गार्बेज शुल्क से मुक्ति दिलाने का वायदा है। हमारे संकल्प पत्र के आधार पर और हमारी इसके पहले जो 5 वर्ष तक जो नगर निगमों का कार्यकाल रहा, उसकी उपलब्धियों के आधार पर हम फिर से दोबारा 16 नगर निगमों में महापौर भी चुनेंगे भारतीय जनता पार्टी के, और परिषद भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। हमने अपना ये वचन पत्र तैयार किया है। एक सुंदर, व्यवस्थित, हरा भरा अपनी इस पूरी विकास योजना में हमने शामिल किया है। जो कचरे का डिस्पोजल है वो शहरों की मुख्य समस्या है, उसके लिए भी हमारी दूरगामी योजना है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी प्रचार तेज कर दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शनिवार को सिंगरौली में एक जनसभा करेंगे। शुक्रवार को आप विधायक आतिशी मारलेना ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल सरकार की उपलब्धियां बताई और दिल्ली जैसा काम मध्य प्रदेश में भी करने का वायदा किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के शहरों का बुरा हाल है, सड़कें खस्ताहाल हैं, सरकारी स्कूल बंद हैं, लेकिन आपके प्रत्याशी जीते तो शहरों की तस्वीर बदलेगी। नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होने के बावजूद हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का हर शहर कितने बुरे हाल में आज है। मध्य प्रदेश के शहर हैं जो देश के बड़े शहरों में जिनकी गिनती होती है, उनका तक कितना बुरा हाल। ग्वालियर में निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टियों ने एक बार फिर से जाति कार्ड खेलना शुरू कर दिया। जीत तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जातीय समीकरण साधने शुरू कर दिए। दलों ने हर वर्ग के नेताओं को मैदान में उतार दिया है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने भाजपा की महापौर प्रत्याशी के जातीय समीकरण को साधने ब्राह्मण नेताओं को मैदान में उतारा, तो वहीं भाजपा दलित बस्तियों में सेंध लगाने की कोशिश में है। शहर में गोपनीय तरीके से बैठकें हो रही हैं। बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर जाति विशेष के लोगों को समाज को एकजुट करने की जिम्मेदारी दी। प्रद्युमन सिंह तोमर को क्षत्रियों को साधने की जिम्मेदारी मिली। लाल सिंह आर्य को एससी वर्ग की जिम्मेदारी। सांसद सुमित्रा बाल्मीकि को एसटी की जिम्मेदारी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह क्षत्रिय इलाकों में जनसंपर्क करेंगे। इस वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रही होंगी।
तो इसमें कैसे माना जाएगा कि जाति समीकरण है? पश्चिम बंगाल इसके पहले भी गई हूँ, यूपी गई हूँ, तो कैसे जाति का वोट समीकरण मान सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी में जाति का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में काम का वोट के लिए वोट मांगा जाता है। ये निश्चित रूप में कहीं ना कहीं मैं बात करूँ, हमारे कांग्रेस पार्टी के भी सारे लीडरशिप, कमलनाथ जी भी आए थे, आदरणीय राय साहब भी, दिग्विजय सिंह जी भी रहेंगे, और रही उनकी पार्टी की बात तो ये उनका निर्णय है, किसको उतारना किसको नहीं उतारना, या घर बैठे या प्रचार करें। जबलपुर में चुनाव प्रचार में जुटे मेयर और पार्षद प्रत्याशी चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय एक्शन मोड में है। 79 वार्डों में से 364 उम्मीदवार पार्षद और 11 मेयर बनने की दौड़ में हैं। प्रचार में जमकर खर्चा कर रहे हैं। अब तक 188 उम्मीदवारों ने चुनावी खर्च का हिसाब नहीं दिया। प्रत्याशियों को रोजाना खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन दफ्तर में 26 जून तक देना था। केवल 187 उम्मीदवारों ने चुनावी खर्च की जानकारी दी। अब जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर 4 जुलाई तक खर्च का ब्यौरा देने के लिए अंतिम मोहलत दे रहे हैं। 187 लोग अपीयर हो गए हैं और 188 लोग नहीं आ पाए हैं, जिनके लिए हम नोटिस वगैरह जारी करने की कार्रवाई कर रहे हैं, और उसके अलावा उनको फ़ोन से भी सूचित कर रहे हैं कि वो आके अपना लेखा चेक करा लें, ताकि उनका लेखा यहाँ पे पूरा अपन जो है इसका चेक करके उनका पूरी कार्रवाई अपन करवा सकें निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार। महापौर कैंडिडेट 11 हैं, 7 लोगों ने अपना लेखा प्रस्तुत कर दिया है और 4 लोग नहीं आए थे। उनके लिए जिला प्रशासन और रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से उनके दस्तखत से नोटिस जारी होगा। आज डॉक्टर्स डे है और आज के दिन मरीजों के बेहतर इलाज और समाज सेवा के लिए डॉक्टर्स को सम्मानित किया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स के सम्मान वाले इस पेशे को कुछ डॉक्टर बदनाम करने में तुले हैं। ऐसा मामला धार के सरदारपुर में भी सामने आया। सरदारपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर संगीता पाटीदार पर आरोप है कि उन्होंने महिला की डिलीवरी कराने के एवज में परिजनों से 8,000 की मांग की। 2,000 रुपये 30 जून को आरोपी डॉक्टर ने फरियादी से ले भी लिए, जिसकी शिकायत लोकायुक्त में की गई। लोकायुक्त की टीम ने बाकी 6,000 रुपये लेते महिला डॉक्टर को रंगे हाथ पकड़ा। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला डॉक्टर सरकारी निवास पर भी अपनी क्लिनिक चलाती हैं। जब आवेदक ने शिकायत की लोकायुक्त पुलिस इंदौर में, तो उसको वॉइस रिकॉर्डर दे के बातचीत रिकॉर्ड कराई गई। रिकॉर्डिंग होने के बाद जब उसने बातचीत करी तो 8,000 में से 10,000 में से 8,000 लेना तय किया और आज 6,000 रुपये लेते हुए उनको। भोपाल में धोखाधड़ी कर बैंक अकाउंट से 50 लाख रुपए निकालने वाले पिता और बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने मिलकर भेल के रिटायर्ड महाप्रबंधक विनोद मंडलोई की मौत के बाद उनके फर्जी वसीयत तैयार कर खाते से राशि निकाली थी। विनोद मंडलोई के भाई की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है। मंडलोई परिवार है जिसमें मनमोहन मंडलोई फरियादी की रिपोर्ट पर से 2 आरोपी हैं, जिनके द्वारा मृत व्यक्ति के खाते के जो चेक जो उनके कभी जो साझेदारी में दिए गए होंगे उनका दुरुपयोग करते हुए पैसे निकाले हैं। जिस 2 आरोपी बनाए गए हैं और दोनों आरोपी की गिरफ्तारी की गई। सुकमा के मनकापाल इलाके में डीआरजी के जवानों को नक्सलियों से मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली। 5 लाख के इनामी नक्सली को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। नक्सली की शिनाख्त मलांगीर एरिया कमेटी सदस्य कमलेश के तौर पर हुई। दंतेवाड़ा में भी पुलिस ने मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली को मार गिराया। 2 अन्य नक्सलियों को गिरफ्तार किया। हमारी टीम ने फायरिंग किया और उसके बाद जब हमने एरिया को सर्च किया तो हमको 2 नक्सली सदस्य वहां से मिले हैं और नक्सल संगठन के सदस्य होने के साथ साथ 2 भरमार बंदूक एवं एक जिंदा आईडी भी इनके कब्जे से मिला है। नगरीय निकाय चुनाव के बीच में भोपाल के 9 थाना प्रभारियों के प्रभार में फेरबदल हुआ है। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर के आदेश पर डीसीपी हेडक्वार्टर विनीत कपूर ने टीआई के फेरबदल कर दिए। इसके आदेश जारी हो चुके हैं। आदेश के मुताबिक कटारा हिल्स थाने के प्रभारी रूपेश दुबे को निशातपुरा थाना, भान सिंह प्रजापति को कटारा हिल्स, मनीष राज सिंह भदौरिया हबीबगंज भेजे गए। वहीं चतुर्भुज राठौर को ऐशबाग, अनिल वाजपेयी को कमलानगर, विजय सिसोदिया को कोहे फिजा, सौरभ पांडे को शाहजहानाबाद, जहीर खान को गौतम नगर थाना, उमेश यादव को स्टेशन बजरिया थाने से हटाकर श्यामला हिल्स थाना प्रभारी बनाया गया।
ग्वालियर में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी कल्लू बाबा ने बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद बेरहमी से उसके सिर पर पत्थर पटका। उसके सिर की 20 हड्डियां टूट गईं, यहां तक कि उसकी नाक की हड्डी का पता तक नहीं चल पाया। अभी तक पुलिस आरोपी तक पहुंच नहीं पाई। मृतक बच्ची के परिजन ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर आरोपी को जल्द पकड़कर फांसी देने की मांग की। पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दे रही है और जल्दी पकड़ लेने का दावा भी कर रही है। अभी उसमें जो आरोपी है वो फरार है और उसकी तलाश में लगातार टीमें अपने प्रदेश में और बाहर भी लगातार हम लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। रायगढ़ में कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में आवेदन शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस साल दाखिले के लिए मारामारी की स्थिति बन सकती है। पूरे जिले में कॉलेजेस में 24,000 सीट हैं, जिसके लिए 55,000 से ज्यादा आवेदन यूनिवर्सिटी के पास आ चुके हैं। यूनिवर्सिटी के कुलपति ललित प्रकाश पटेलिया के मुताबिक ऑनलाइन हुई परीक्षाओं के कारण छात्रों के परिणाम अच्छे आए हैं और इस वजह से आवेदन ज्यादा है। जी हाँ, इस बार कट ऑफ जाने का उम्मीद तो है, 90 अबव बीएससी में जाएगा। हम लोग कई दिनों से ये विचार में हैं कि जैसे ही एडमिशन शुरू होंगे फिर हम बीएससी बायो, बीकॉम जैसे जो सीट हैं जो हमेशा भर जाते हैं उनको बढ़ाने की मांग करेंगे शासन से कि जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई करके उसको बढ़ा दें। दिक्कत होंगी क्योंकि अभी से एडमिशन के लिए जो सब देख रहे हैं रायगढ़ सिटी में बहुत ही ज़्यादा हर कॉलेज में भीड़ चल रही है और अभी एडमिशन चालू हो चुका है। ऑनलाइन जो फॉर्म डला रहा है वो हो रहा है। परीक्षाएँ पिछले सत्र ऑनलाइन हुई हैं और छात्रों ने अपने घर से ही उनको दिया है। सुविधाजनक होने के कारण उनके कुछ परिणाम अच्छे आए हैं। उस कारण से सभी छात्र आवेदन कर रहे हैं, तो छात्रों की संख्या पिछले वर्ष से उम्मीद है ज़्यादा होगी। जशपुर में हाथियों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। धान की तलाश में हाथियों का दल रिहायशी इलाके में घुस रहा है। ऐसी घटना सुबह 4 बजे हुई। दुलदुला वन परिक्षेत्र के सपकरा गांव में 3 हाथियों ने एक घर को तोड़ दिया और 54 वर्षीय महिला पर हमला किया। हाथियों के हमले में महिला की मौत हो गई। श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में आज पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में 2018, 2019 और 2020 के सत्र के विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं। इसमें 1040 विद्यार्थियों को उपाधि, 25 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा, न्यायाधीश अशोक भूषण, पद्म विभूषण डॉक्टर तीजनबाई को मानद उपाधि प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष अनुसुईया उइके शामिल हुई। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा, विश्वविद्यालय आधुनिक ज्ञान की तरफ अग्रसर है। कुलाधिपति रविशंकर महाराज ने कहा कि विश्वविद्यालय में आधुनिक विषयों के साथ धर्म, संस्कृति, मानवता और आध्यात्म के बारे में भी पूरा ध्यान दिया जाता है। डिग्रियां प्राप्त हुई है, मेडल मिला है, उपाधि मिली है, वो आगे चलकर समाज और देश की सेवा करें। उन सारे बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना और उनके पालकों को लिए भी बहुत बधाई। आज प्रथम दीक्षा समारोह हुआ। पत्रकार भाइयों को सबको बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने समय निकाला यहाँ आए। सबको भगवान सद्बुद्धि दे, सब मेहनत करें, सब सफल हों, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान। गर्व से कह सकते हैं कि ऐसे योग्य और मतलब प्रसिद्ध लोग जो हैं हमारे छात्र हैं, पुरातन छात्र हैं, ये हमारे नवयुवक छात्रों के लिए एक मॉडल का काम करेंगे। आने वाले भविष्य में हमारे छात्र जो है इनको नज़र में रख करके ऐसा बनने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारे लिए विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मुझे एक गोल्ड मेडल मिला है और मैं यहाँ की फैकल्टीज़ की गिरजा शंकर पटेल सर जी की और सचिन दीवान सर जी की और साथ ही में सिन्हा सर जी की मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये असंभव था। उन्होंने जो पढ़ाई, हमें जो शिक्षा दी है, उनसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और आगे भी उनके इस यूनिवर्सिटी में सबको प्रोत्साहन करूँगी कि आप भी आइए, यहाँ से कुछ सीखिए, कुछ कोर्स कीजिए।
छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार आम लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की लगातार कोशिश में और इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। इस योजना के तहत नगर निगम, नगर पालिक परिषद और नगर पंचायतों के शहरी स्लम में मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंचाई जा रही है, जिसके जरिए डॉक्टर दवा से लेकर पैथोलॉजी तक की सुविधा सीधे गरीबों के दरवाजे पर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी स्लम में रहने वाले लाखों लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने की एक अनूठी पहल शुरू की है। दवा, डॉक्टर, जांच, सब कुछ आम जनता के द्वार तक पहुंचाई जा रही है। सीएम शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत एक मोबाइल यूनिट शहरी स्लम तक जाती है। इस यूनिट में मौजूद डॉक्टर और पैथोलॉजी टीम से उन्हें न सिर्फ स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज की सुविधा मिलती है, बल्कि निःशुल्क दवा भी दी जाती है। जरूरत पड़ने पर खून जांच से लेकर कई तरह के टेस्ट ऑन स्पॉट हो जाते हैं। यही वजह है कि ये योजना तेजी से लोकप्रिय हुई है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ ले रहे हैं। फ्री में दवाई पानी अच्छा मिल जाते। भूपेश सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। वह गाड़ी ला चालू करे तेन अच्छा लाभ मिला थे, गोली दवाई की सुविधा मिला थे, गरीब आदमी है तो दिक्कत नहीं है ना। अब ये आ जाती मोहल्ला में तो ये इलाज पानी हो जाती। पहले हॉस्पिटल जाते रहे, अब तो जाना नहीं पड़ा। घर बैठे बुजुर्ग लोगों के लिए सब अच्छा सुविधा निकाल दिए, उनका धन्यवाद है। इस योजना के तहत राज्य के नगरीय क्षेत्र के लिए 60 से ज्यादा मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाई जा रही है। अब तक इस योजना में 20 लाख लोगों का इलाज किया जा चुका है। इनमें 4 लाख लोगों के पैथोलॉजी टेस्ट भी शामिल हैं। ये शहरी गरीब के लिए बेहद कारगर योजना बताई जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है। स्लम एरिया के जो लोग हैं तो उनका इलाज हो नहीं पाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया और लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग अभी इसमें इलाज करा चुके हैं। इसकी सफलता को देखते हुए अब इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसी साल 31 मार्च से इसे राज्य के सभी 14 नगर निगम से बढ़ाकर 43 नगर पालिका परिषद और 111 नगर पंचायतों में भी लागू कर दिया गया। इसके लिए 60 और नई मोबाइल मेडिकल यूनिट भी शुरू की गई है। यानी पूरे प्रदेश में 120 से ज्यादा ऐसी यूनिट शहरी स्लम तक जाकर लोगों को इलाज और दवा की सुविधाएं पहुंचा रही है, जो गरीबों के लिए वरदान से कम नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।